Good morning all the student of डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा। सभी लोग आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग रोज़ वीडियो डालते हैं और आप लोग उन वीडियो के माध्यम से और हम लोग जो नोट्स डालते हैं उस माध्यम से आप लोग अपनी अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली बार मैंने अपना BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को अपराध टॉपिक पर बात की थी। तो अपराध क्या है, अपराध की कानूनी और अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या पर हम लोग बात कर चुके हैं। मैं समझती हूँ कि आपको अपराध के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, पूरा कंसेप्ट जो है, अवधारणा पूरी क्लियर हो गई होगी। आज हम बात करेंगे अपराध के सिद्धांत। उससे भी पहले थोड़ा सा ब्रीफ में अपराध के, अपराधियों के वर्गीकरण और अपराध का वर्गीकरण के बारे में एक मामूली सा आपको जानकारी दे दूंगी कि अपराध के भी बहुत सारे, अपराध और अपराधियाँ दोनों के भी प्रकार खूब हो सकते हैं। जैसे कि आर्थिक अपराध है या धार्मिक अपराध है, राजनीतिक अपराध है। तो इस तरह से अपराध का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। उसी प्रकार से अपराधियों का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे श्वेत वसन अपराधी हैं, राजनीतिक अपराधी हैं, जन्मजात हेरिडिटरी से उस प्रकार से अपराधी हैं, या किसी भी मानसिक अपराधी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक अपराधी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपराध और अपराधियों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको हम कई वीडियो के माध्यम से संक्षेप में ही बात करेंगे। अपराध के कारण भी उसी प्रकार से अपराध के राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, भौगोलिक कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि अपराध क्या है ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि समाज विरोधी कार्य, एंटी सोशल बिहेवियर, जो भी समाज जिन चीज़ों को असेंशियल समझता है और जिन चीज़ों को समाज के अस्तित्व के लिए ज़रूरी समझता है, उन चीज़ों के विपरीत अगर कोई भी आचरण किया जाएगा तो वो हमारा आचरण जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए दंड का प्रोविज़न किया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि अपराध के सिद्धांत क्या हैं। अपराध को हर व्यक्ति अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। जो भी थिंकर होता है उसका नज़रिया जो होता है वो अपने नज़रिए से अपराध को देखता है और उसको जस्टिफाइड करता है। तो कुछ अपराध के सिद्धांत के बारे में मैं बात करूंगी। जैसा कि पहला प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत है। ये उस ज़माने की बात है जिस समय भूत प्रेत और उनकी शक्तियों के बारे में एक आम जन के मन में एक धारणा थी कि जो अपराध व्यक्ति एंटी सोशल बिहेवियर जो करता है, वो एंटी सोशल बिहेवियर व्यक्ति खुद नहीं करता है, बल्कि कोई प्रेतात्मा या आत्मा या भूत प्रेत के माध्यम से वो इस प्रकार का एक्ट करता है। ये जो अवधारणा है ये कोई सक्सेसफुल भी नहीं है और इस अवधारणा के बारे में ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई है और इसको ज़्यादा भ्रामक ही माना गया है और इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया। अपराध की जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। बेंथम ने इसका प्रयोग किया था और बेकेरिया ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। और ये जो अवधारणा है, ये सुखवादी जो अवधारणा है, ये अपराध की वो अवधारणा है जिसमें कि जो अपराधी है वो जो आपराधिक व्यवहार करता है वो आपराधिक व्यवहार करके उसके मन में सुख की कल्पना होती है। दूसरे को दुख देकर या दूसरे का पैसा छीनकर या दूसरे को कष्ट देकर या दूसरे को मानसिक परेशान करके उसके अंदर एक हैप्पी फीलिंग आती है। तो ये जो सुखवादी है, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, ये इस प्रकार की पर्सपेक्टिव को लेकर आगे बढ़ता है और उसी पे ही उनका ज़्यादा काम, इस सिद्धांत वाले लोगों ने इस पे ज़्यादा काम किया है। अगला जो भौगोलिक सिद्धांत है, ये भौगोलिक सिद्धांत ये कहता है कि अपराध जो है वो जो हमारा एनवायरनमेंट है या जो हमारे को जैसे मैदानी इलाकों में लोग जो है ज़्यादा अपराध करते हैं और पहाड़ पर रहने वाले लोग कम अपराध करते हैं, या जो सर्दियाँ होती हैं वहाँ उस समय आर्थिक अपराध, पैसे चोरी चकारी ज़्यादा होती है और गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें लड़ाई के या इस प्रकार के। तो मतलब कुल मिला के ये बात है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ भी कहीं ना कहीं अपराध के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। इस प्रकार के सिद्धांत को मानने वाले लोगों ने अपराध की इस बात को आगे बढ़ाया है। जो समाजवादी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत वाले लोग कहते हैं कि जो अपराध जो है वो
पैसा ही एकमात्र कारण है जो कि व्यक्ति को अपराध कराता है। अगर पैसे की तंग तो ज़्यादातर जो अपराध होते हैं वो पैसे के कारण होते हैं। गरीब है व्यक्ति तो वो रोटी के लिए अपराध करेगा, रोटी के लिए रोटी छीनता है या करप्शन करता है, गबन करता है, चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है। तो आर्थिक कारण एक ऐसा कारण है, या एक गरीब मजदूर का शोषण करना वो भी एक अपराध है। तो इस प्रकार से जो आर्थिक जो सिद्धांत है वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि अपराध के लिए बाकी सारे कारणों को आप ओवरलुक भी कर सकते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से व्यक्ति जो है वो अपराध करता है। अब जो अगली अवधारणा जो प्रारूपवादी जो लोग हैं या प्रारूपवादी सिद्धांत वाले लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि अपराध के लिए व्यक्ति जन्मजात कुछ इस प्रकार की क्वालिटीज़ कहिए, करेक्टरिस्टिक्स कहिए, इसमें लोम्ब्रोसो का नाम फेमस आता है और उनका वो कोटेशन को भी कोट किया जाता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अपराधी के अंदर जो व्यक्ति के इस प्रकार का एंटी सोशल बिहेवियर व्यक्ति जो करता है उसकी फिजिकल कहीं ना कहीं संरचना में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिम्टम बताए हैं जो कि आँखों की बनावट है, कान की बनावट है, भौं की बनावट है, हाथ पैर में कहीं ना कहीं कोई कट है, या कहीं ना कहीं फिजिकल कोई ना कोई डिसेबिलिटी जो है वो अपराध का कारण बनती है। और इस चीज़ को उन्होंने सेना में या आर्मी में कोई एक प्रकार का पूरा टेस्ट भी किया जिसमें इस चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश की कि अपराधी के प्रवृत्ति के लिए जेनेटिक भी एक कारण हो सकता है, और वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपराधी के अंदर, अगर वो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना होगी या इस प्रकार का फिजिकल स्ट्रक्चर होगा तो वो कभी ना कभी आगे जाकर अपराध करेगा। ये वाले लोग जो इस वाली जो अवधारणा है या इस प्रकार के जो पर्सपेक्टिव के लोग हैं, इस पर भी काफ़ी डिबेट हुई, क्योंकि अपराध को हम ये माने कि अगर व्यक्ति का कान की संरचना, आँख की, नाक की, भौं की, बाल की, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई। और इवन ये भी कहा कि अगर किसी में 2, 3 या 5 भी अगर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो वो कभी ना कभी या कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का होता ही है। तो इसके ऊपर खूब डिस्कशन हुआ और इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा नहीं माना गया। बाकी सारी चीज़ों में तो थोड़ा थोड़ा ये भी है कि आर्थिक कारण भी जिम्मेदार होता है, भौगोलिक कारण भी जिम्मेदार होता है, मानसिक कारण भी जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन जेनेटिक कारण अपराध के लिए जिम्मेदार हो, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है और उसको कम माना गया है। और जो लास्ट अब ये सदरलैंड का सिद्धांत है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, वो लोग कहते हैं कि अपराध व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, अपराध के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। और व्यक्ति को, अगर इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा सा दिया हुआ है कि अगर व्यक्ति को कोई आपराधिक दंपत्ति का बच्चा, अगर उसको जन्म लेते से ही उसको एक अच्छा पर्यावरण मिल जाता है या अच्छा परिवार मिल जाता है या अच्छी जगह मिल जाती है, तो वो लोग जो है वो अपराधी कभी नहीं बनेगा। उसका अगर उसको उसका सोशलाइजेशन, उसका डेवलपमेंट, उसका अगर अच्छे परिवेश में किया जाएगा तो वो अगर अपराधी पेरेंट्स की भी संतान होगी तो भी वो अपराधी नहीं होगा। ये जो सदरलैंड की थ्योरी है यही सक्सेसफुल है और इसी थ्योरी के ऊपर ही आजकल ज़्यादा काम होता है कि अपराधी बच्चे को उस जगह से हटा दिया जाए, या अपराधी बच्चे के अंदर, अगर कभी बच्चे ने भी अपराध कर दिया है, या हमारी जो आज का जो जेल व्यवस्था भी है, अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी रोकथाम के क्या उपाय किए गए। तो आज जो हमारी गवर्नमेंट भी है, या आज हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है, आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो भी ये कहता है कि अपराधी की प्रवृत्ति को बदला जाए। वो व्यक्ति किसी न किसी इनमें से कोई ना कोई कारण के अनुसार ही वो अपराधी बना है। अपराधी ना तो जन्म से होता है और ना ही उसकी कोई फिजिकल संरचना ऐसी है जिसके कारण से वो अपराधी बनना ही है। अपराधी बनने के लिए सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है, चाहे वो परिस्थिति आर्थिक हो, वो परिस्थिति मानसिक हो, वो परिस्थिति एकदम एट प्रेजेंट उस समय की कोई सिचुएशन हो, तो वो अपराधी व्यक्ति को बनाती है। बाकी
बाकी किसी भी प्रकार से हम किसी एक कारण को, इसीलिए हमने बाद में बहुकारकीय सिद्धांत के ऊपर बात की है कि अपराध के लिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता। अपराध के लिए किसी हम एक कह दें कि इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता है। अपराध के लिए मल्टीपल फैक्टर ही जिम्मेदार होते हैं और बहुत सारे कारक मिलकर व्यक्ति को वो एक्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो कि समाज की दृष्टि से समाज विरोधी होता है और वो समाज के लिए मान्य नहीं होता। तो आज हमने अपराध के सिद्धांत के बारे में बात की कि अपराध के इतने सिद्धांत हैं, चाहे वो लोम्ब्रोसो की थ्योरी हो, चाहे वो सदरलैंड की हो, चाहे बेंथम की हो, चाहे बकेरिया की हो, चाहे क्वेटलेट एंड ग्वेरी की हो, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर उन्होंने सही सिद्ध करने का प्रयास किया है। पर एट लास्ट यही रहेगा कि अपराध के लिए बहुकारकीय सिद्धांत ही जिम्मेदार हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अपराध के लिए सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के क्या उपाय किए गए हैं या उत्तर संरक्षण सेवाओं के रूप में गवर्नमेंट किस प्रकार से अपराधियों का पुनर्वास करती है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।